गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एनआरपी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 2 पढ़ रहे थे जिसका नाम है पूर्ण संख्याएं। लेक्चर 7 पढ़ेंगे, लेकिन लेक्चर 7 करने से पहले हम बात करते हैं लेक्चर 6 के गृह कार्य की। लेक्चर 6 में आपको 2 प्रश्न गृह कार्य के दिए गए थे। पहला प्रश्न है उपयुक्त गुणा का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए, जिसमें 2 प्रश्न थे। तो पहला 258 × 108, दूसरा था 1005 × 168। दूसरा प्रश्न था इसका वितरण का प्रयोग करते हुए 12 × 35 ज्ञात कीजिए। दोनों ही प्रश्न आप सभी विद्यार्थियों ने अपनी HW कॉपी में हल कर लिए होंगे, क्योंकि आप सभी अच्छे विद्यार्थी हैं और अच्छे विद्यार्थी हमेशा समय पर कार्य करते हैं। अब इन दोनों प्रश्नों को मैं आपको हल करके बता रहा हूँ ताकि आप ये देख लें कि आपने जो गृह कार्य किया वो आपका कितना सही है या पूरा सही है। तो ध्यान से एक बार इन्हें और समझ लीजिए। सबसे पहले मैं दूसरा नंबर का प्रश्न करवा रहा हूँ। 12 × 35। ध्यान से देखेंगे। 12 × 35 वितरण का मतलब है कि इन दोनों में से इन एक संख्या का ऐसा टुकड़ा करो जिसका जो टुकड़ा होता है, जो गुणनखंड होता है, वो 10, 100 या 1000 के रूप में हो। जैसे 12 के टुकड़े हमने कर लिए 10 + 2 × 35। 10 × 2, 10 + 2 ब्रैकेट के बाहर गुणा 35। ठीक है, बराबर का चिन्ह चल रहा है। अब ये 35 2 से भी गुणा है और 35 10 से भी गुणा है। तो 10 × 35 स्पेस देके लिखेंगे आप प्लस, फिर 2 × 35। 35 10 से भी गुणा है, 35 2 से भी गुणा है। तो 35 को 10 से गुणा करेंगे तो कितने आ गए? 350 प्लस। अब 35 को 2 से गुणा करेंगे, 2 पंजे 10, हासिल 1, 2 तिया 6 और 1 7। दोनों का योग कर देंगे। 0 और 0 0, 7 और 5 12, हासिल 1, 1 और 3 4, 420। पहले प्रश्न नंबर 2 आपको हल करके दिखाया गया, ध्यान से देख लें। इसका आंसर आ गया 420। कंप्लीट हो गया। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 1। देखिए, प्रश्न नंबर 1 है। इसने कहा था उपयुक्त गुणा का कौन से नियम लागू हो रहा है, उस नियम से ही इनको गुणा करना, सीधा गुणा नहीं करना है। तो इसके भी हम वितरण का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे 258 गुणा इसके टुकड़े हो गए 1000 + 8, क्योंकि 1000 + 8 का मतलब 1008 ही होता है। यहाँ पर 258 1000 से भी गुणा होगा और 258 8 से भी गुणा होगा। 258 × 1000 प्लस 258 × 8 गुणा कर लीजिए। तो जैसे ही 258 को 1000 से गुणा करेंगे, 1000 में कितनी जीरो है? 3 जीरो है। 1000 में कितनी जीरो है? 3। तो 3 जीरो का मतलब है आप 3 जीरो यहाँ लगा देंगे। 1 का मतलब 258 एकम 258 प्लस 8 × 8 64, हासिल के 6, 8 पंजे 40 और 6 46 का 6, हासिल के 4, 8 दूनी 16, 16 और 4 20। अब इसको जोड़ने का तरीका है, ध्यान से देखेंगे। इनको जोड़ते समय इस प्रकार जोड़ेंगे, इकाई की तरफ से कंप्लीट करेंगे। 4 6 0 2 जोड़ दीजिए। 4 6 0, 8 2 10, हासिल 1, 5 और 1 6 और 2। यह आपके पास हो गया 26,064, मतलब 2,60,064। इस प्रकार पहले का पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब आता है पहले का दूसरा।
1000 5 के टुकड़े कर दिए हमने। 1000 + 5 गुणा 168। अब यहाँ पर ये 168 1000 से भी गुणा है, बीच में प्लस, और 168 5 से भी गुणा है। तो 1000 × 168 प्लस 5 गुणा 168। अब 168 से गुणा करने का मतलब है 3 जीरो लगा दिए। ऐसे कैसे? क्योंकि 3 जीरो ऐसे कैसे बच गया, एक को 168 से गुणा किया तो 168 एकम 168 प्लस 5 से 5 8 40 हासिल के 4, 5 6 30 और 4 34 में 4 हासिल के 3, 5 एकम 5, 5 और 3 8। इसको जैसे ही जोड़ेंगे, देखिए जोड़ते कैसे हैं। 168 के आगे 3 जीरो और 840 इकाई की तरफ से कंप्लीट करना है। 0 की 0, 4 का 4, 8 का 8, 8 6 1, 1,68,840, 1,68,840, ये इसका योग हो गया। इस प्रकार जो गृह कार्य के 2 प्रश्न दिए थे वो दोनों प्रश्न आपके सामने कंप्लीट हुए। तो आपने मिलान कर लिया होगा कि जो आपने गृह कार्य किया था वो आपका कितना सही था। हो गया कंप्लीट। अब बात करते हैं आज हम एक्सरसाइज 2.3 की। कौन से एक्सरसाइज करेंगे? एक्सरसाइज 2.3 हल करेंगे। एक्सरसाइज 2.3, एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हुई। 2.3 का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे शून्य निरूपित नहीं होगा? निम्नलिखित में से किससे शून्य निरूपित नहीं होगा? मतलब किससे शून्य जीरो, मतलब किससे जीरो नहीं आएगा। जैसे ए है 1 + 0, बी ऑप्शन इसका 0 × 0, सी ऑप्शन इसका 0/2 और डी ऑप्शन है इसका 10 - 10/2। ये कह रहा है किस में जीरो नहीं आएगा। हम एक एक को हल करके देखते हैं, ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट नंबर तो ए है, 1 + 0, तो इसका अर्थ होता है 1। क्या इसमें जीरो आ रहा है आंसर? तो नहीं। ठीक है, बी ले रहे हैं 0 × 0, 0 को 0 से गुणा करने पर क्या आता है? 0 ही आता है। ध्यान से पहले आप देखते जाएं, पहले एक बार पूरे हल कर लेता हूँ। सी 0/2, 0 में किसी भी संख्या का भाग दो, आंसर क्या आता है? 0। ऑप्शन नंबर डी है 10 - 10/2, 10 में से 10 गया तो 0/2 = 0। अब प्रश्न पे आ जाइए। प्रश्न कह रहा था कि निम्नलिखित में से किससे शून्य निरूपित नहीं होगा। मतलब इन चारों में से किसका आंसर 0 नहीं होगा। तो किसका आंसर 0 नहीं आ रहा? ए का। तो आप लिखेंगे आंसर, अतः ए का मान था 1 + 1 = 1, शून्य निरूपित नहीं है। शून्य निरूपित नहीं है। समझ गए?
इसका मतलब है कि किस प्रश्न का आंसर शून्य नहीं होगा। तो ऑप्शन ए था जिसका आंसर शून्य नहीं आ रहा था, बाकी तीनों का आंसर क्या आ रहा है, शून्य आ रहा है। इस प्रकार प्रश्न 1 कंप्लीट हुआ। समझ में आ गया ना पहला प्रश्न कि किसका आंसर शून्य नहीं हुआ। प्रश्न नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल, यदि दो पूर्ण संख्याओं यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है तो यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है तो क्या हम कह सकते हैं, है तो क्या हम कह सकते, क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक, कह सकते हैं कि इनमें से एक, क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही शून्य होने चाहिए, एक या दोनों ही शून्य होने चाहिए, क्या इनमें से एक या दोनों ही शून्य होने चाहिए। उदाहरण देखकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। इसका मतलब समझ में आया कि आप लोगों के नहीं आया समझ में। प्रश्न ये कह रहा है कि दो पूर्ण संख्याओं को गुणा करना है। कितनी संख्याओं को? दो को। ये कह रहा है कि जब दोनों संख्याओं को गुणा करते हैं, गुणा करते ही गुणनफल क्या आना चाहिए? शून्य है। गुणनफल क्या आ जाता है? शून्य। तो ये क्या कह रहा है कि हम कह सकते हैं कि इनमें पहली और दूसरी दोनों संख्याएं शून्य होनी चाहिए या एक संख्या ही शून्य होनी चाहिए जिससे कि गुणनफल शून्य आता है। तो उदाहरण के तौर पे जैसे मैंने ले लिया 2 × 0, कितना आया? शून्य। पहले नंबर पे मैंने संख्या ले ली, दूसरे नंबर पे मैंने शून्य ले लिया, क्या आंसर आया? शून्य। फिर मैंने 2 इधर ले लिया और इस तरफ 5 ले लिया, तब भी आंसर क्या आया? शून्य। ठीक है। और मैं दोनों तरफ शून्य ले रहा हूँ, तब भी आंसर क्या आ रहा है? शून्य। ठीक है। और एक प्रश्न जैसे मैं ऐसा ले लेता हूँ 2 × 5 या 2 × 4 ले लिया, तो इसमें शून्य नहीं आ रहा, तो दोनों ही शून्य होने चाहिए। इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता। ये दोनों ऑप्शन आपके शून्य ला रहे हैं। जैसे पहली संख्या है और दूसरी शून्य है, गुणा करते हैं तो शून्य। फर्स्ट नंबर पे शून्य है, सेकंड नंबर पे 5 है, तब भी शून्य, या दोनों शून्य है तो भी शून्य। तो ये क्या कह रहा था कि इनमें से एक या दोनों ही शून्य होनी चाहिए। बात सही है। तो हम लिखेंगे अतः एक या दोनों पूर्णांक शून्य, एक भी या दोनों भी। एक से भी शून्य आ रहा है, 2 से भी शून्य आ रहा है, तो एक या दोनों
पूर्णांक एक या दोनों पूर्ण संख्याएं, एक या दोनों पूर्ण संख्याएं शून्य होने पर गुणनफल शून्य होता है। या तो एक या दोनों, एक है तब भी गुणनफल शून्य आ रहा है, दोनों शून्य है तो भी शून्य आ रहा है। इसका मतलब एक या दोनों पूर्ण संख्याएं शून्य होने पर गुणनफल शून्य होता है। इस प्रकार प्रश्न नंबर 2 आपका कंप्लीट हुआ। अब दूसरे के बाद प्रश्न नंबर 3, यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल, प्रश्न नंबर 3, यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 यदि दो पूर्ण संख्या गुणनफल 1 है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही एक के बराबर होनी चाहिए। उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने पढ़ देता हूँ। यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही एक के बराबर होनी चाहिए? दोनों संख्याओं में एक होना चाहिए या एक में एक होना चाहिए, लेकिन गुणनफल कितना आना चाहिए? 1। आप ये उदाहरण देके बताओगे। जैसे 1 × 2, तो इसका आंसर कितना आ रहा है? 2। हम लिखते हैं 2 × 1, इसका आंसर भी 2। 1 × 1, इसका आंसर 1। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ही संख्याएं क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, 1 के बराबर, तब जाकर गुणनफल 1 होगा। तो हम अतः की लाइन लिखेंगे, अतः दोनों पूर्ण संख्याएं 1 के बराबर होने पर, दोनों पूर्ण संख्याएं 1 के बराबर होने पर गुणनफल एक होता है। अगर एक संख्या में 1 है तो 1 आता ही नहीं है, इधर भी 1 है तो नहीं है, दोनों तरफ 1 1 होंगे, पहले भी 1 बाद में भी गुणा के 1, तब जाकर 1 आएगा। इसका मतलब दोनों पूर्ण संख्याएं किसके बराबर होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। पहले भी 1 होना चाहिए, बाद में भी 1 होना चाहिए। जब दोनों में 1 होगा तब जाके गुणनफल 1 आएगा। हमने उदाहरण से देख लिया है कि ये उदाहरण सही आ रहा है, दोनों उदाहरण सही नहीं आ रहे हैं। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ। देख लिया आपने प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि वितरण विधि से ज्ञात कीजिए, मतलब वितरण विधि का प्रयोग करके आपको गुणा करना है। क्वेश्चन नंबर 4, वितरण विधि से ज्ञात कीजिए। वितरण विधि से ज्ञात कीजिए।
चौथे का पहला 728 इंटू 101, 728 इंटू 101। दूसरा प्रश्न इसका 5437, 5437 इंटू 1001। तीसरा है 824 इंटू 25, 824 इंटू 25। चौथा प्रश्न है इसका 4275, 4275 इंटू 125। और प्रश्न नंबर 5 504 इंटू 35। इस प्रकार आपके पास प्रश्न नंबर 4 में 5 प्रश्न हैं। कितने प्रश्न हैं? 5 प्रश्न हैं। ठीक है, सवाल आपके सामने हल हो रहा है। फर्स्ट प्रश्न है 728 इंटू, हम कर सकते इसे 100 प्लस 1। कितना कर सकते हैं? 100 प्लस 101 के टुकड़े कर दिए, क्योंकि वितरण विधि का मतलब है टुकड़े इस प्रकार करो कि 10, 100 या 1000 होनी चाहिए संख्या, जिससे कि गुणा करने में आसानी है। तो 100 के करीब है, तो 728 कितने से गुणा होगा? 100 से। फिर प्लस 728 कितने से गुणा हो रहा है? 1 से। तो 728 को हम जब 100 से गुणा करते हैं तो 00 आ जाती है। क्या आ जाती है? 00। ऐसे कैसे आ गई? और 1 का मतलब 728, और 728 एकम 728। जोड़ते हैं, 8 का 8, 2 का 2, 7 और 8 15, हासिल 1 और 2 3, और 7 का 7। इस प्रकार पहले प्रश्न का आंसर कंप्लीट। दूसरा प्रश्न हल कर रहे हैं 5437 ऐसा कैसा, और 1001 के टुकड़े कर दिए हमने। 1001 हो गया, क्योंकि 1000 के करीब थी। तो 5437 को हमने कितने से गुणा किया? 1000 से। प्लस 5437 को गुणा कर दिया हमने 1 से। किससे? 1 से। तो 5437 के आगे कितनी जीरो लगा दी? 3 जीरो। और 5437 को 1 से गुणा करेंगे तो 5437। अब देखिए जोड़िए, 5437 के 3 जीरो थी, और 5437 को आप जोड़ेंगे इकाई की तरफ से कंप्लीट करेंगे। 7 3 4 के 4, 7 और 5 12, हासिल 1, 3 और 1 4 4 5। तो इस प्रकार आपके पास जो आंसर आया वो आ गया 54,42,437। प्रश्न 2 कंप्लीट। प्रश्न 3 कौन सा प्रश्न कर रहे हैं? तीसरा। 824 इंटू 25 है, तो 25 के टुकड़े हम कर सकते हैं 20 प्लस 5। 20 और 5 कितने होते हैं? 25। 824 इंटू 20 प्लस 824 इंटू 5। हाँ जी, 0 तो 0 आ गया, बच गया 2, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 8 16। और इधर 5 से गुणा करेंगे, 5 चौक 20, हासिल के 2, 5 दूनी 10 और 2 12, हासिल 1, 5 8 40 और 1 41। जोड़ दीजिए, 16,480 में 4,120 जोड़ेंगे 0, 8 2 10, हासिल 1, 5 और 1 6, 6 और 4 10,
और 2, 20,600। इस प्रकार तीसरा प्रश्न आपका कंप्लीट हुआ। तीन कंप्लीट है, मैं मिटा रहा हूँ इसे। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है। 4275 इंटू 125 है। तो इसको देखो, ध्यान से देखना है। टुकड़े किस प्रकार, 4275 इंटू हम कर सकते हैं 100 प्लस 25। 100 और 25 कितने होते हैं, 125। 100 और 25 कितने हो गए, 125। हाँ जी, अब 100 से गुणा करेंगे पहले। 4275 इंटू 100 और प्लस 4275 इंटू 25। 100 से गुणा करने का मतलब है 2 के आगे 0 और बच गया 1। 1 का मतलब वही संख्या। अब यहाँ पर 25 से गुणा करना है। किससे गुणा करना है, 25 से। तो देखो, ध्यान से देखना है। 4, 2, 7, 5 को 25 से गुणा कर दीजिए। पहले 5 से गुणा करते हैं। 5 25 हासिल के 2, 5 7 35 और 2 37 हासिल के 3, 5 दूनी 10 और 3 13 हासिल 1, 5 चौक 20 और 1 21। अब 2 से, 2 पंजे 10 हासिल 1, 2 7 14 और 1 15 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 चौक 8, 5 7 5 और 3 8, 5 और 1 6, 8 और 2 10। तो आपके पास हो गया 10 68 75। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 42 75 00 जोड़ दीजिए। 5 7 8 और 5 13 हासिल 1, 7 और 7 14 हासिल 1, 2 और 1 3, 4 और 1 5, 5,34,000, 5,34,375। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ। हो गया 3, सॉरी चौथा प्रश्न। अब प्रश्न नंबर 5 बचा है शेष। देखिए, 504 इंटू 35। हम क्या कर रहे हैं, 504 इंटू 35 के टुकड़े हो गए 30 प्लस 5। 504 को कितने से गुणा करेंगे, 30 से, प्लस 504 को कितने से गुणा करेंगे, 5 से। तो 30 से का मतलब पहले 0 का तो 0, बच गया 3, 3 चौक 12, ऐसा कैसा क्योंकि आगे 0 है, और 3 पंजे 15। यहाँ पर 5 चौक 20 के 20 और 5 25 जोड़ दीजिए। 15,120, 2,520। 0, 2 और 2 4, 5 और 1 6, 5 और 2 7 और 1 17,640। 17,640। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित प्रतिरूप का अध्ययन कीजिए। प्रश्न नंबर 5 मैं आपको गृह कार्य के लिए दे रहा हूँ। किसके लिए दे रहा हूँ, गृह कार्य के लिए।
ये गृह कार्य के लिए है। क्वेश्चन नंबर 1, वैसे तो आपके एक्सरसाइज का 5वां है। निम्नलिखित प्रतिरूप का अध्ययन कीजिए। निम्नलिखित प्रतिरूप का अध्ययन कीजिए। अब क्या था प्रतिरूप? 1 गुणा 8 प्लस 1, 2 इंटू 8 प्लस 2, 123 इंटू 8 प्लस 3, 8 इंटू प्लस 4, 1 2 3 4 5 इंटू 8 प्लस 5, 9, 98, 987, 9 8 7 6 और ये 5। ये इस प्रकार आपको प्रतिरूप दे रखा है। निम्नलिखित प्रतिरूप का आपको अध्ययन करना है। इस प्रकार प्रतिरूप आपको दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है? अगले 2 चरण, अगले 2 चरण ज्ञात कीजिए। प्रश्न को ध्यान से देखना है। पहले 1 गुणा 8 किया, फिर उसमें प्लस 1 किया, बराबर कितने आ गए? 9। फिर 12 इंटू 8 प्लस 2, 98 आ रहा है। 123 इंटू 8 फिर प्लस 3 बराबर 987। फिर 1234 इंटू 8 प्लस 4 बराबर 9876। फिर 12345 इंटू 8 प्लस 5 बराबर आ रहा है 98765। इस प्रकार इसने 5 तक तो कर दिए। अब छठा और 7वां यानी अगले 2 चरण आपको इसी प्रतिरूप का अध्ययन करते हुए ज्ञात करना है। इस प्रकार आपके पास ये एक प्रश्न गृह कार्य का है। एक्सरसाइज 2 कंप्लीट हो गई आपकी आज। धन्यवाद।